नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में समर्पण सोसाइटी फॉर हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा देहरादून में बाल विवाह की रोकथाम के लिए संचालित बाल विवाह मुक्ति रथ का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रथ एक जन जागरूकता अभियान के रूप में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों तक पहुंच बनाकर बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीति के विरुद्ध समयबद्ध, सघन और प्रभावी संदेश जन जन तक पहुंचाना है। दरअसल ये अभियान 24 जनवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न गांवों, शहरी बस्तियों, स्कूलों, पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक, संवाद सत्र, शपथ कार्यक्रम, परामर्श शिविर, आईईसी सामग्री वितरण और जनसंवाद जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर अध्यक्ष उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण डॉक्टर गीता खन्ना, समर्पण सोसाइटी के अध्यक्ष विपिन पवार और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात हरिद्वार की करते हैं, जहां के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में आयोजित गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह का शनिवार को भव्य और दिव्य वातावरण में समापन हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। देश भर से आए श्रद्धालुओं, अनुयायियों और वीवीआईपी अतिथियों की उपस्थिति में ये आयोजन आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना रहा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज विश्व अशांति, अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में व्यापार को हथियार बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसे कठिन समय में भारतीय संस्कृति ही संपूर्ण विश्व को शाश्वत शांति का मार्ग दिखा सकती है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को भारत का मूल मंत्र बताते हुए गायत्री परिवार के कार्यों की सराहना की और कहा कि परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी के विचार आज विश्व कल्याण का आधार बन रहे हैं। शिवराज सिंह ने इसे ऐतिहासिक संयोग बताते हुए कहा कि अखंड ज्योति, वंदनीय माताजी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरा होना राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने शताब्दी समारोह के समापन को नए युग का श्री गणेश करार दिया। कहा कि 51 दिनों तक चली पूजा, तपस्या और सेवा भारत की आध्यात्मिक शक्ति का सशक्त प्रमाण है। राज्यपाल ने विकसित भारत 2047 के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरुदेव और वंदनीय माताजी के आशीर्वाद से भारत आत्मनिर्भर और विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेद, उपनिषदों और सनातन मूल्यों को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बताया। साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की विनम्रता की सराहना करते हुए उन्होंने भारतीय सभ्यता का सच्चा प्रतिनिधि बताया। यहां पर आपको बता दें कि हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के राज्यपाल की उपस्थिति रही। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैश्विक अशांति के दौर में भारतीय संस्कृति ही विश्व को शाश्वत शांति का मार्ग दिखा सकती है, जबकि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसे 51 दिनों की तपस्या का फल बताते हुए नए युग का आरंभ बताया। हम लोग इसको उसी दृष्टि से देखते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न किया, वो उद्देश्य सौभाग्य की त्रिवेणी में संकल्प की त्रिवेणी को जन्म देना था। पर्यावरण की शुद्धि का संकल्प, व्यक्तित्व के निर्माण का संकल्प और राष्ट्र के निर्माण का संकल्प। सौभाग्य का विषय है कि इतना बड़ा दिव्य, भव्य, अविस्मरणीय और अलौकिक आयोजन, पूरी तरह से लोगों की श्रद्धा निष्ठा। हम लोग ऋणी हैं गायत्री परिजनों के। 70,000 से ज्यादा गायत्री परिजन जो 80 से ज्यादा देशों से यहाँ पर आए। हम लोग ऋणी हैं हरिद्वार शहर के, हम लोग ऋणी हैं शांति कुंज के सभी कार्यकर्ताओं के। हम लोग अभिनंदन करते हैं मीडिया बंधुओं का, जिन लोगों के निरंतर सहयोग के कारण ये कार्यक्रम इतने अच्छे से संपन्न हो पाया, और अनेकों ऐसे लोगों का जिनका नाम संभवतः मैं न ले पा रहा हूँ, पर उनके बगैर ये कार्यक्रम संभव न हो पाया होता। ईश्वरीय शक्तियों का जो संरक्षण मिला, उसके लिए भी हम लोग हृदय से आभारी। अत्यंत सौभाग्य का दिवस है कि आज शताब्दी समारोह का समापन हुआ है। एक्चुअली तो ये समापन नहीं, ये श्री गणेश है नए युग का, एक युग के परिवर्तन का। आज अत्यंत खुशी हुई कि पूरे गायत्री परिवार, पूरे भारत
हर आत्मा ने 51 दिन की जो पूजा की, जो तप तपस्या की, जो सेवा की, जो कल्याण किया, उसका आज इकट्ठा बैठकर संकल्प लेने का क्षण थे। अभी ऐसा लगता है कि एक नए युग का सचमुच परिवर्तन है। इसकी सबसे जो मुख्य बात ये थी कि अगर हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। पूरे विश्व में चारों ओर अनिश्चितता है, अशांति है, अस्थिरता है, व्यापार को हथियार बनाया जा रहा है। तब ऐसे माहौल में ये भारतीय संस्कृति और विचार है जो संपूर्ण विश्व को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन करा सकता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम और विश्व का कल्याण हो, यह हमारा मूल मंत्र है और इसको धरती पर उतारने के प्रयास यहाँ गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से कर रहा है। अद्भुत है यहाँ का दृश्य। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ, ये अखंड ज्योति के 100 साल का वर्ष है। 100 वर्ष पूरे हुए हैं, वंदनीय माता जी के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इधर शहर के सबसे बड़े यातायात बाधक माने जाने वाले आढ़त बाजार की शिफ्टिंग को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA अब तक पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। आढ़त बाजार तहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना को शहर के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल देहरादून के मुख्य बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम होगी, बल्कि पूरे इलाके का सौंदर्यीकरण भी संभव हो पाएगा। MDDA की ओर से स्पष्ट किया गया कि इस परियोजना से प्रभावित संपत्ति धारकों को पूरी पारदर्शिता के साथ मुआवजा और वैकल्पिक भूखंड आवंटन करने की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि आढ़त बाजार को जहां शिफ्ट किया जाना है उसकी जानकारी पहले ही व्यापारियों को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मुआवजा वितरण की कार्यवाही चल रही है और रजिस्ट्री से जुड़े काम भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। बंशीधर तिवारी के अनुसार बीच में अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते प्रक्रिया कुछ समय के लिए बाधित हुई थी, लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद मुआवजा वितरण और रजिस्ट्री की कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे परियोजना को गति मिली है। MDDA उपाध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि शिफ्टिंग के लिए जिस भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है उसकी रजिस्ट्री लोक निर्माण विभाग यानी PWD के नाम पर कराई जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि भविष्य में PWD उस मार्ग का आसानी से चौड़ीकरण कर सके और शहर को स्थायी यातायात समाधान मिल सके। आढ़त बाजार जहां शिफ्ट किया जाना है व्यापारियों को भी हमारा बन गया है और इसमें हमारा मुआवजा वितरण की कार्रवाई चल रही है। बीच में चूँकि जो अधिवक्ता गण उनकी हड़ताल चल रही थी तो हमारा काम रुक गया था। अब दोबारा से मुआवजा वितरण की और रजिस्ट्री की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों ने वहाँ पर स्वेच्छा से अपनी दुकानों का तोड़ना भी शुरू कर दिया है। और जो वहाँ पर ज़मीन हम ले रहे हैं वो सीधे हम PWD के नाम से रजिस्ट्री करा रहे हैं ताकि भविष्य में PWD उस रोड का चौड़ीकरण करे। इधर खटीमा में शुक्रवार को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर लाल कोठी मंदिर एक विशाल मेले का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ भक्तों की का तांता यहां लगा रहा। उन्होंने पूजा अर्चना कर मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और इस पावन दिन का पूर्ण धार्मिक लाभ उठाया। लाल कोठी मंदिर खटीमा और आसपास के क्षेत्रों में अपनी आध्यात्मिक महत्ता के कारण विशेष प्रसिद्ध है। इसलिए इस दिन नगर के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचे। मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के खेल और खिलौनों की दुकानों की व्यवस्था की गई थी। मेले में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। भीड़ को नियंत्रित रखने और यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस की निगरानी और सहयोग लगातार जारी रहा। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि दीपक मुंडेला ने भी उपस्थित लोगों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन हजारों लोग मां सरस्वती में आस्था दिखाते हुए उनकी पूजा अर्चना कर अपने पापों से मुक्त होकर नया जीवन शुरू करने की प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये त्योहार लोगों के धार्मिक और सामाजिक संस्कार का प्रतीक है। पंडित पंकज मेहता ने इस पावन भूमि और लाल कोठी मंदिर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहाँ आकर श्रद्धालु न केवल आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं बल्कि
अपने जीवन में नई ऊर्जा और संस्कार भी ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी का ये पर्व ज्ञान और संस्कृति का संदेश देता है और बच्चों के लिए भी शिक्षा, खेल और मनोरंजन का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार खटीमा में आयोजित ये विशाल मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा और पूरे क्षेत्र में एक भव्य और पावन माहौल बना रहा। मंच संस्कार, उपनयन संस्कार, मैरिज संस्कार, हवन इत्यादि कार्य किए जाते हैं। ये पवित्र स्थान इसीलिए है, इस भूमि की जो गाथा है वो इसी बसंत पंचमी के दिन विशेषकर उपनयन संस्कार, कर्ण वेद, यज्ञ, पवित्र वेदारंभ ये संस्कार यहाँ पर किए जाते हैं तथा लोग बड़े दूर दूर से इस स्थान पर आकर के इस स्थान पर डुबकी लगाकर स्नान भी किया करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चारों ओर यहाँ पे लोग व्रतबंध कराने आए हुए हैं और कई सालों से यहाँ पे इसी प्रकार से लोग व्रतबंध कराने आते हैं। सुबह 4 बजे से यहाँ पे बिल्कुल पैर रखने की जगह भी नहीं है। ये हमारे पुराने जमाने में माना जाता है, बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। जो इस दिन लोग व्रतबंध करा के अपने शरीर की शुद्धि करते हैं और माँ शारदा, गंगा के रूप में माँ शारदा की डुबकी लगाकर अपने जितने भी पाप है, जितने भी वो है, उनको पीछे छोड़कर आगे से नई शुरुआत करने के लिए यहाँ पे लोग आज के दिन में अपना व्रतबंध कराते हैं। इधर तीर्थ नगरी ऋषिकेश की अब बात करेंगे, जहां बसंत पंचमी का पर्व इस बार भी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर नगर के आराध्य देव भगवान श्री भरत जी की भव्य डोली शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने पर्व को और भी ज्यादा उल्लासपूर्ण बना दिया। खराब मौसम, लगातार बारिश और कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और पूरे शहर में जय बद्री विशाल और भगवान भरत के जयकारों से वातावरण गुंजायमान रहा। श्री भरत मंदिर के महंत वत्सल प्रपन्नाचार्य ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। डोली सबसे पहले मायाकुंड होते हुए रामानंद घाट पहुंची, जहां भगवान भरत की डोली को पवित्र गंगा जल में स्नान कराया गया। इसके बाद शोभा यात्रा मुख्य मार्गों सुभाष चौक, मुखर्जी चौक, लक्ष्मण झूला रोड और क्षेत्र रोड से होते हुए दोबारा मंदिर परिसर पहुंची। बसंत पंचमी के प्रतीक स्वरूप यात्रा में शामिल अधिकांश श्रद्धालु पीले वस्त्रों में नजर आए। भक्तों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी और बारी बारी से भगवान की डोली को अपने कंधों पर उठाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। नगर भ्रमण के दौरान श्रद्धालुओं ने जगह जगह डोली का पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया। यात्रा में शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। महंत वत्सल प्रपन्नाचार्य ने सभी भक्तों का धन्यवाद किया और कहा कि इस प्रकार की धार्मिक परंपराएं समाज में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बनाए रखने का कार्य करती हैं। इस भव्य शोभा यात्रा ने ऋषिकेश में बसंत पंचमी का पर्व हर साल की तरह इस बार भी अत्यंत धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाने का अवसर प्रदान किया। तो तस्वीरें ऋषिकेश की हैं, जहां बसंत पंचमी पर विशेष पर्व का आयोजन हुआ। भक्तों का उमंग और उल्लास अपने चरम पर इस दौरान देखने को मिला। महंत वत्सल प्रपन्नाचार्य जी की उपस्थिति में भक्तों ने और ज्यादा उमंग महसूस की। उन्होंने कहा कि भक्तों का धन्यवाद और इस प्रकार की धार्मिक परंपराएं समाज में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को और मजबूती देती हैं। साथ ही साथ भव्य शोभा यात्रा जब निकाली गई तो इस भव्य शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का तांता उमड़ पड़ा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये पर्व जो मुख्यतः बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है, बहुत धूमधाम और श्रद्धा के साथ बनाया गया और यहाँ जय बद्री विशाल, जय भरत भगवान के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। गोवर्धनपुर वन चौकी क्षेत्र के खानपुर गांव में सरकारी भूमि पर खड़े पेड़ों को वन विभाग के कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से काटे जाने का आरोप लगा है। स्थानीय किसान और शिकायतकर्ता का आरोप है कि सरकारी भूमि पर खड़े करीब 8 पेड़ों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा काट दिया गया, जिनमें 7 यूकेलिप्टस और 1 शीशम का पेड़ शामिल है। आरोप है कि पेड़ों को काटने के बाद वन विभाग के कर्मचारी ट्रैक्टर में भरकर लकड़ी अपने साथ ले गए
मामले की जानकारी मिलने पर वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र गिरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मौके पर 7 यूकेलिप्टस और 1 शीशम का पेड़ कटा हुआ पाया गया। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल गोवर्धनपुर वन चौकी क्षेत्र में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वन विभाग के कर्मचारियों पर खेर और शीशम के हरे भरे पेड़ों के कटान के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब भ्रष्ट कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई कब तक होगी, या फिर वर्दी की आड़ में सरकारी संपत्ति को कब तक नुकसान पहुंचाने का सिलसिला चलता रहेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कटा बिल्कुल जी, वहाँ से ये पेटी नीचे गिर गए थे भाई ने माल काटा था यो जी, मगर रातों रात माल चला गया। हम चाहिए कि जांच, यो माल चौकी में पड़ा जी या रेंज में पड़ा, इसकी हम चाहिए बिल्कुल जांच। हाँ जी, मैंने शिकायत करी इसकी जी, ना जी कुछ नहीं आते जी। मैं फिर सीधा गया रेंजर साहब के पास, फिर गाँव में वहाँ से इसके क्या नाम जी, इसके क्या नाम मीडिया वाले के पास में जाना, मैंने वहाँ फिर खबर ली भाई वो माल कैसा कटा बिल्कुल ही। मुखबर ने सूचना दी थी हमें, कोई मुखबर था हमारा, उसने सूचना दी कि वहाँ पेड़ कटे हुए। उसकी सूचना पे हम आए थे, तो 1 सिरस और 7 वृक्ष यूकेलिप्टिस के हैं टोटल जो कटे हुए पाए गए। तो जो खेत स्वामी है इन्होंने बताया कि सिरस तो 2 महीने पहले कटी थी यहाँ, और इनके बारे में बता रहे हैं अभी देखने से तो लग रहा है 10-12 दिन पहले है, तो ये कटी हुई है। अभी जो है जॉब क्लब के जाएंगे बनारसी के। ये वन विभाग वालों ने कटे जी, वे आए एक फोर्स गार्ड था, दोनों फोर्स गार्ड ही थे जी। वे उनके सामने कटे सुबह के टाइम 5 बजे, और 10-12 आदमी थे जी, और महिंद्रा ट्रैक्टर था 575, उसमें भर कर ले गए जी उनको काट कर। तो लक्सर हरिद्वार से खबर है, जहां पर वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से किस तरह से लकड़ियों की तस्करी की खबर सामने आई है, वो अपने आप में चिंता का सबब है। यहाँ पर 8 पेड़ों के कटान का मामला सामने आया है, जिसमें से 7 यूकेलिप्टस और 1 शीशम का पेड़ है। जैसे ही स्थानीय किसानों और स्थानीयों द्वारा वन विभाग के बड़े अधिकारी को इस बाबत जानकारी दी गई, उन्होंने निरीक्षण किया और ये पाया कि वाकई 8 पेड़ों का कटान हुआ है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी खेर और शीशम के पेड़ों की कटाई की गई थी, और ये सब कुछ हो पा रहा है वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से। इसलिए जरूरी है कि एक कड़ी और ठोस कार्रवाई की जाए। अधिकारी की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि जो लोग भी इस मामले में संलिप्त हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि आने वाले समय में ऐसी तस्करी को रोका जा सके। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात रुड़की की करते हैं, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र से मामला सामने आया, जहां एक बार फिर हिस्ट्री शीटर जिहादी राशिद सुल्तान का तमंचा लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जिहादी राशिद सुल्तान मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए किसी से बात कर रहा है। कॉल के दूसरी तरफ बैठा युवक राशिद से पिस्टल दिखाने की डिमांड करता है। इसके बाद राशिद के बगल में बैठा एक अन्य युवक झटके से देसी तमंचा निकालता है और उसे कैमरे के सामने लहराने लगता है। हथियार देखते ही दूसरी तरफ बैठा युवक कहता है कि अब मुझे तसल्ली हो गई। ये बातचीत साफ इशारा करती है कि ये जिहादी देवभूमि में अवैध हथियारों की सप्लाई का काला धंधा भी कर रहे हैं। इन अपराधियों के मन में पुलिस प्रशासन का रत्ती भर भी डर नहीं है। आपको बता दें कि राशिद सुल्तान कोई नया नाम नहीं है। जिहादी राशिद सुल्तान पर जिले के अलग अलग थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। वो पहले भी कई बार वारदातों को अंजाम दे चुका है और जेल की हवा भी खा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद जिहादी राशिद के द्वारा एक बार फिर हथियारों का ये खुला प्रदर्शन इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। भगवानपुर पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि बार बार जेल जाने के बावजूद भी इन जिहादियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? आखिर किसके संरक्षण में ये जिहादी बेखौफ होकर तमंचे लहराते हुए नजर आ जाते हैं? पिस्टल दिखवा दो मुझे एक बार। हाँ भाई ठीक हो, होगी तेरी ख्वाहिश पूरी, मेरी भी होगी। ठीक है भाई, बात करो। हाँ बताइए जी भाईजान। छोटे भाई की तरह मानना तो यार बड़े भाई हम तारीफ जितनी करते हैं। तो देख सकते हैं आप वीडियो किस तरह से, इस वीडियो में भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि ये जिहादी राशिद सुल्तान बेखौफ है। उसे पुलिस का, प्रशासन का कोई डर नहीं है और खुलेआम ये तमंचा लहराते हुए नजर आता है।
हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इस जिहादी का नाम ऐसी ही हरकतों में सामने आ चुका है। कई बार ये जेल की हवा भी खा चुका है। बावजूद इसके जब ये जेल से बाहर आया तो इसका ये कारनामा, इसका कुकृत्य जारी है। और एक बार फिर इस वीडियो ने ये साबित कर दिया है कि ये जिहादी किस तरह से उत्तराखंड की पवित्र भूमि की पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड के निवासियों के लिए असुरक्षा का कारण बनते जा रहे हैं। और इसलिए इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये सीधी खुली चुनौती प्रशासन और सरकार को है और जरूरत है ऐसे जिहादियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। अगली खबर भी बेहद खास है, जहां हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अभी आपको एक वीडियो दिखाया। ये वीडियो कई सवाल खड़े करता है, लेकिन इधर उत्तरकाशी की अब हम बात करेंगे। उत्तरकाशी में हुई लगातार भारी बर्फबारी के कारण मुख्य राजमार्गों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। जिले के विभिन्न हिस्सों में बर्फबारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आवागमन में कठिनाई आई है और कई मार्गों पर यातायात ठप हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटकों को चिन्हित सुरक्षित स्थानों, होम स्टे और होटलों में रोकने की व्यवस्था की है। इन सभी स्थलों पर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशानुसार पर्यटकों के लिए भोजन, पेयजल, हीटिंग और प्राथमिक चिकित्सा जैसी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी पर्यटक असुविधा महसूस न करे और उनकी सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहे। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जनता और पर्यटकों से अपील की है कि मार्ग खुलने तक अनावश्यक आवाजाही न करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा का पूर्ण ध्यान रखा जाए। वहीं प्रशासन की टीम लगातार बर्फ हटाने, मार्ग खोलने और यातायात सुचारू करने के कार्य में भी जुटी हुई है। उत्तरकाशी जिले में यह बर्फबारी शीतकालीन मौसम का सामान्य प्रभाव है, लेकिन प्रशासन की सक्रियता और तत्परता के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। ऐसे में जनता से संयम और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। इसके साथ ही साथ किसी भी प्रकार की आपदा या दुर्घटना से बचा जा सके, इसलिए भी ये तमाम जो कदम हैं वो महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। तो उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी देखने को मिली है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। लेकिन बर्फबारी के बाद जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से जो मेन रोड्स हैं वो पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी है। नज़ारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा भी थोड़ा सा तकलीफ इसलिए दे रहा है क्योंकि जो मेन मार्ग हैं वो अवरुद्ध हो चुके हैं। और इसलिए प्रशासन के सामने ये चुनौती है कि वो जल्द से जल्द इन मार्गों को क्लियर करे, साफ करे। और आप देख भी सकते हैं प्रशासन पूरी तरह से बर्फ हटाने और मार्ग खोलने के कार्य में दिन रात डटा हुआ है। हालांकि मौसम जिस तरीके से बिगड़ रहा है वो एक बड़ी चुनौती जरूर बना हुआ है, लेकिन चुनौती पर पार पाते हुए लगातार बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। और जो पर्यटक यहाँ पर मौजूद हैं, जो फंस गए हैं, उन्हें किसी भी तरीके की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसे लेकर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। इधर रानीखेत में मौसम ने शुक्रवार को अपना मिजाज बदल दिया और चौबटिया, द्वाराहाट के दूनागिरी, स्वर्गपुरी, पांडवखोली और भटकोट की पहाड़ियों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। दोपहर लगभग 1 बजे शुरू हुई इस बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र में ठंड को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले सुबह से ही हल्की बारिश ने मौसम में ठंडक बढ़ाई थी और तापमान गिरने का संकेत दिया गया था। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार रात से ही बादल छाए हुए थे और देर रात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रानीखेत और आसपास की ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार को दोपहर से रिमझिम बारिश के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी और बारिश के संयुक्त प्रभाव से क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। स्थानीय लोग और पर्यटक ठंड से बचाव के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। चौबटिया, दूनागिरी, स्वर्गपुरी, पांडवखोली और भटकोट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी ने पहाड़ियों को सफेद चादर में ढक दिया है, जिससे दृश्य बेहद सुंदर और मनोहारी हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग ने लोगों और पर्यटकों को मौसम के अनुसार सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने ठंड और बर्फबारी के कारण सड़क पर सतर्कता बरतने और ऊंचाई वाले इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दी है। इस तरह रानीखेत और आसपास के क्षेत्र मौसम की पहली बर्फबारी के कारण ठंड और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा अनुभव देने के लिए तैयार हैं।
और आइए सरोवर नगरी नैनीताल की भी बात कर लेते हैं, जहां नैनीताल और उसके आसपास मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के अनुसार बिगड़ता हुआ मौसम नजर आया है। शुक्रवार की सुबह से ही नैनीताल के आसमान में घने काले बादल छाए रहे और तेज हवाओं के साथ लगातार झोंके आते रहे, तेज हवाओं के झोंके आते रहे। इस कारण शहर और आसपास के क्षेत्रों में ठंड काफी बढ़ गई है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच पर्यटक मौसम के इस अचानक बदलाव से प्रभावित होकर अपने होटल के कमरों में कैद नजर आए। नैनीताल की सड़कों और बाजारों में भी आवाजाही पूरी तरह से कम हो गई। झील का दृश्य भी सुनसान दिखाई दे रहा है और केवल 1-2 नाव ही पानी में चलती हुई नजर आई हैं। मौसम की कड़ाके की ठंड और तेज हवाओं के कारण स्थानीय लोग और पर्यटक गर्म कपड़ों और अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के फाहे भी पड़ रहे हैं। अगर ये मौसम इसी तरह से बना रहा तो नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में बारिश और अच्छी बर्फबारी की संभावना है। हालांकि यदि बारिश या बर्फबारी नहीं होती है तो नैनीताल झील में पानी का स्तर और गिर जाएगा और आने वाले समय में जल स्रोत सूख सकते हैं। अभी नैनीताल झील में भी पानी की गिरावट लगातार देखी जा रही है, जिससे पानी की किल्लत की समस्या उत्पन्न होने की भी संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मौसम के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात बागेश्वर की कर लेते हैं। बागेश्वर जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में शुक्रवार को मौसम में अचानक बदलाव के बाद मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। कपकोट क्षेत्र की पिंडर घाटी में स्थित ऊंचाई वाले गांव बोरबल्ला, खाती, झूनी और खलझूनी में सुबह से बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते इन गांवों में हल्का हिमपात हुआ, जिसने क्षेत्र की ठंडक को और बढ़ा दिया। स्थानीय किसानों ने इस बर्फबारी को रबी फसलों के लिए राहत भरा बताया। उन्होंने कहा कि हल्की बर्फबारी से गेहूं, आलू और अन्य रबी फसलों को पर्याप्त नमी और पोषण मिलेगा, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बर्फबारी के कारण ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान काफी कम हो गया है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे। जिलाधिकारी और स्थानीय प्रशासन ने भी बर्फबारी और तापमान में गिरावट को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों और ग्रामीणों से अपील की है कि वे पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करें। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।